Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you guys are doing all good. सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर वाले आस पड़ोस तुम लोगों से परेशान नहीं होंगे. So on that positive note, let's begin with our one short revision of atoms and molecules. तो अगर आप लोगों ने काफी टाइम से atoms and molecules चैप्टर को नहीं छुआ है, तो आज का पूरा सेशन देखते ही you will get recall every concept of this chapter. हर एक टॉपिक आपका एकदम रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग में. So without any delay, let's get ourselves started. Yes, चलिए, moving on now. There is a homework question. अगर आप लोगों को कुछ धुंधला धुंधला याद हो तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जहां पे हमने बात करी थी केमिकल फॉर्मूला के बारे में. तो अगर आप लोग ने लास्ट सेशन नहीं देखा है वेयर वी हैव लर्न्ड हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, डू चेक दैट आउट. हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे थे उसके अंदर. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट किस तरीके से आप लोग को फॉर्मूलाज बनाना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला बनाते टाइम. ऑल दोज पॉइंट्स हैव been discussed in the last session. So if you missed that session by any chance, do check that out. हमने एक homework question की बात करी थी कि what is the formula of calcium chloride and magnesium carbonate? तो है कुछ lucky people who will be flashed up on screen. भाई तुम्हारा नाम फेमस होने वाला है. So देखें किसका लकी ड्रॉ निकला है, किसने करेक्ट आंसर दिया है. एंड कंग्रेचुलेशंस लक्ष्मी, वेरी वेल डन. आराधना कुमारी, good job, absolutely well done. And Ankita, hats off to your performance. So there are other students also जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था, but these are the three that we have selected. So congratulations, well done. Tap your back. Check that for hey guys. Moving on to our first part of this chapter. आप लोगों को अगर याद हो तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो शुरुआत है वो हमारे 400-500 बीसी में हुई थी बाय मिस्टर महर्षि कानत जी. महर्षि कानत जी ने ये कहा था कि यार अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते 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 एक छोटू सा पार्टिकल मिलेगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो उस छोटू से पार्टिकल का नाम महर्षि कानत जी ने दिया था परमाणु. ठीक है, जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं. सो महर्षि कानत जी बहुत ही क्यूरियस किस्म के इंसान रहे थे और उन्होंने ये ऐसा सोचा कि अगर सब मैटर को डिवाइड करते जाए तो एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं परमाणु और पदार्थ. ऑल्सो ही टोल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन कुछ सालों बाद हमारे पास डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस जी आते हैं, हु आर जर्मन फिलोसफर्स, है ना. और इन्होंने भी लगभग एक जैसी बातें बोली कि बॉस अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते रहें एंड वी कीप ऑन डिवाइडिंग, we'll reach to a place where we cannot further divide it. हम एक ऐसे टाइम पर पहुंच जाएंगे जब हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. उस समय उस सबसे छोटू पार्टिकल को नाम दिया जाएगा एटम्स. तो ये एटम नाम किसने कॉइन करा था? He was none other than Mr. डेमोक्राइटस. डेमोक्राइटस ने ये नाम दिया था एटम्स, जिसे आज तक हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं. ठीक है, बेचारे महर्षि कानत जी को तो हम यूज नहीं कर रहे. वी आर यूजिंग एटम्स एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. फिर 1800 एडी के अराउंड एक तरह से 2000 साल तक एटम्स के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी थी. एरिस्टोटल जी आए और उन्होंने कहा कि भाई कोई इसके पीछे हमारे पास सबूत नहीं है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं. तो इसको किसी ने नहीं पूछा. 2000 साल तक बेचारे एटम्स को किसी ने नहीं पूछा. बाद में जाके 1808 एडी के अंदर मिस्टर डेल्टन जी हीरो बन के आते हैं कि भाई अब तो हम ही है जो है, और उन्होंने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी. बट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले 1800 एडी में ये दो लॉ पास हुए थे. व्हाट आर दे? सो दिस वाज बेस्ड अपॉन जितने भी फिलोसफिकल कंसिडरेशन हुए थे ना बीसीस के अंदर बाय मिस्टर डेमोक्राइटस, ल्यूसिपस, महर्षि कानत, जो सब
फिलोसफिकल कंसिडरेशंस हुए थे, उनके बेसिस पे हमारे साइंटिस्ट ने एक कंसिडरेशन निकाला. उन्होंने कहा कि यार व्हाई नॉट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, है ना. ये जितनी भी आप लोग फिलोसफिकल बातें करके आए हो, इससे हमें एक रिलेशन मिलता है बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एंड एंथनी लावेसियर, the Anthony Lavoisier, who is a papa of our chemistry, father of chemistry है, modern chemistry, उन्होंने फाउंडेशन खड़ी करी. He set the foundation of chemical science by establishing two very important laws. वो दो important law कौन से हैं? One of it is called as law of conservation of mass और दूसरा है law of constant proportion. क्या है? Law of conservation of mass. Law of कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक से. एंड दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट. इसका हम लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन भी नाम देते हैं. ईदर वी कॉल इट एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. और ये दो लॉ किसके फाउंडेशन के नीचे आते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें से पहला लॉ दिया था हमारे अपने पापा ने, that is Mr. Anthony Lavoisier, and दूसरा लॉ दिया था छोटी वाले अंकल ने, who is Mr. Joseph Proust. जोसेफ प्राउस्ट, अगर आप फोटो देखो अपनी बुक्स के अंदर तो उनकी छोटी है पीछे से छोटी सी. सो या छोटी वाले अंकल ने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. नाउ आफ्टर दीज लॉज वर गिवन आउट, तो लावेसियर ने ये बात बोली थी कि रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास बराबर होगा, एकदम इक्वल होगा. दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है दैट मासेस आर कंजर्व्ड, दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. बोले तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट का, रिएक्शन से पहले का लेट्स से मास x ग्राम है, तो रिएक्शन के बाद भी हमें x ग्राम ही मिलेगा. और ये बात उन्होंने हवा में नहीं करी थी. एंथनी लावेसियर ने यही सब चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था, तब जाके ही गेव अ लॉ. तो ये बातें हवा में नहीं करी गई थी. देन यूजिंग ऑल दिस डेटा, हमारे जॉन डेल्टन जी, मिस्टर डेल्टन, हु वाज अ हीरो, क्योंकि इन्होंने एटम्स के बारे में बात करना स्टार्ट करी थी विद बेसिक पोस्टुलेट्स. उन्होंने कहा कि यार मैं बेसिक डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में बात करके कुछ पोस्टुलेट्स दूंगा जिसका नाम रखा जाएगा मेरे नाम पे. Scientists are very obsessed with their names. तो नाम दिया गया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो देखते हैं क्या क्या इन्होंने पोस्टुलेट दिए थे. पहला पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि हर एक मैटर, चाहे किसी भी मैटर की आप बात करो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नो मैटर व्हाट, आप किसी भी मैटर के बारे में बात करो, एवरी मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी छोटू छोटू पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स. ये इनका पहला पोस्टुलेट था. दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट सेम एटम से बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज और उसका मास सेम होगा. या साउंड्स कूल. कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसके अंदर जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके मासेस और उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. ओके. थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि अगर एटम्स अलग तो उनके मासेस अलग और प्रॉपर्टीज अलग. फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन की बात करूं, है ना, कौन मैन, तो CON, तीनों एलिमेंट्स अलग है तो तीनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तीनों की मासेस अलग होंगी. ओके डेल्टन जी, साउंड सो परफेक्ट. चौथे पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स. इंडिविजिबल बोले तो ना ही टूट सकते हैं ना ही बन सकते हैं. दे आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. बट कोई पूछो डेल्टन जी से, ये आप कहाँ से लाए हो आइडिया, आपको कैसे पता चला कि एटम्स आर इंडिविजिबल? तो हमारे हीरो धुरंधर जी, मिस्टर डेल्टन जी, उन्होंने बोला कि यार एक्चुअली मैंने ना ये वाला जो पोस्टुलेट है वो फॉर्मुलेट करा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्योंकि लावेसियर पूरी मेहनत कर चुके हैं, पूरा काम कर चुके हैं, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मासेस कंजर्व रहते हैं, है ना, यही बोला था, मासेस कंजर्व है, ना कि क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं. तो डेल्टन जी ने बोला कि ठीक है, इसी चीज को मैं एटम्स में चिपका देता हूँ.
तो एटम्स के अंदर भी तो एटॉमिक मास होता है ना, तो जब मासेस ही क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, उस हिसाब से मेरे एटम्स का मास भी चेंज नहीं हो रहा है, और एटम्स का मास चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना ही क्रिएट होते हैं, दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। तो ये आइडिया उनको कहाँ से आया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आकर यहाँ चिपकाया गया था। तो हमारे बहुत स्मार्ट हैं डेल्टन जी। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे उन्होंने कहा कि एटम्स जो है कंबाइन होके अगर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, तो जितने भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशो। अब पूछो ये आइडिया कहाँ से आया? तो डेल्टन जी बोलेंगे कि ये एक्चुअली मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से लेकर आया था, जोसेफ प्राउस्ट से लेकर आया था। तो जोसेफ प्राउस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था, उन्होंने भी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ वो लॉ प्रोवाइड करा था, खूब मेहनत करके रिसर्च करके उस लॉ को प्रोवाइड करा था, जिस लॉ में उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट्स है, दे विल ऑलवेज प्रेजेंट इन अ कांस्टेंट और अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि पानी के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी इन अ रेशियो 1:8 बाय मास, क्योंकि हम लोग इन मासेस इस रेशो को एटॉमिक मास से कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए बाय मास हम लोग लिखते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो होगा 3:8 बाय मास, से कांस्टेंट रहता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन का कितना रेशो होता है बाय मास? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। Come on guys, what is the ratio of nitrogen to hydrogen and ammonia? नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14U, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U। फटाफट से क्विकली, क्या आपका आंसर 14:3 आ रहा है? इफ यस, then chuck the फट्टे। Very good. 14:3 is absolutely perfect answer, है ना? तो यही चीज को देखते हुए उन्होंने एटम्स में इसको चिपका दिया कि भाई अगर एटम्स कंबाइन होते हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, तो दे विल ऑलवेज कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशो। और लास्ट पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका टाइप और उनका नंबर कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर मैं कोई कंपाउंड की बात करूं लाइक अमोनिया, तो इसके अंदर कौन कौन से एटम्स है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये टाइप ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड में उसका खुद का होता है, कांस्टेंट होता है। और कितने नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये नंबर भी फिक्स रहेगा किसी भी कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें। सो अ कंपाउंड कंटेन्स कांस्टेंट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके खुद के होते हैं एंड कांस्टेंट होते हैं। आप या मैं इनको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इनको चेंज नहीं कर सकता। फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट, डेल्टन जी ने बहुत सारी बातें करी कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में 6 पोस्टुलेट भी चिपका दिए हम लोग को याद करने के लिए। बट एटम है क्या बॉस? एटम क्या एग्जिस्ट करता है नेचर में? सो बेसिकली एटम्स may or may not exist. अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करूं तो they may or may not exist in nature, they may or may not participate in a chemical reaction, है ना? तो atoms are very very small. It's the smallest unit that we have, है ना? अभी तक डेल्टन जी के टाइम तक की हम लोग बात करें, they are smaller than anything which we can imagine to compare with. इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब इन एटम्स के बारे में हर बार हमें बात करनी है तो क्या स्पेलिंग लिखते फिरेंगे? नहीं, तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस देना भी बहुत जरूरी है। डेल्टन जी को लगा कि यार मैं तो सब कुछ कर गया हूँ, हीरो वीरो बन गया हूँ, तो क्यों ना मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस दे दूँ। मतलब हवा में उड़ चुके थे हमारे डेल्टन जी, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये दिया था। ये कौन याद करेगा? पूछो जरा डेल्टन जी से, आपको याद रहेगा ये?
ये जो आर्क रिएक्टर होता है आयरन मैन का, वैसा आपने तो एक स्ट्रक्चर दे दिया गोल्ड का। मर्सिडीज बेंज का एक स्ट्रक्चर दे दिया आपने फॉस्फोरस का। ये कौन याद करेगा भाई, इनको यूज कैसे करें? तो इससे बचने के लिए हमारे पास हमारे पूजनीय बर्ज़िलियस जी आए। मिस्टर बर्ज़िलियस जी ने बोला कि भाई डेल्टन जी, तुझसे ना हो पाएगा, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं बॉस। जो आप दे रहे हो इसको याद करना और यूज करना बहुत डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल कन्वीनियंट टू यूज। तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई करके ये कर ले कि जो भी नाम है उसमें से लेटर निकालो और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनेगा। बहुत बढ़िया। और आज तक हम लोग यही यूज करते हुए आ रहे। तो बर्ज़िलियस जी ने ये अपनी गाथा सुनाई थी 19th सेंचुरी में। तो थैंक यू बर्ज़िलियस जी टू सेव ऑल ऑफ अस, वरना हमें वहीं पर ही लटकना पड़ता। सो या हाइड्रोजन H है ना, यहाँ से हीलियम का H उठा लो, Li लिथियम का हो गया, बोरॉन कैपिटल B। तो नाम में से लेटर्स निकाल के उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया। नाउ कुछ ऐसे सिंबल्स है जो उनके इंग्लिश नेम से नहीं निकाले गए, बट दे हैव बीन फाउंड एंड डिस्कवर्ड फ्रॉम देयर लैटिन और ग्रीक और जर्मन नेम्स। फॉर एग्जाम्पल एंटीमनी, एंटीमनी हो गया, या फिर टिन हो गया, है ना। एंटीमनी इज Sp, लेकिन ना S है ना B है, कहाँ से आया? स्टिबियम, है ना। सो दैट्स व्हाट इट्स लैटिन नेम इज। ऐसे टिन आया, एसिन कहाँ से आया? स्टैनम। सोडियम का Na कहाँ से आया? नाट्रियम। पोटेशियम का K कहाँ से आया? कैलियम। मर्करी का Hg इज अ सिंबल कम्स फ्रॉम हाइड्रोजाइरम। लेड का Pb कम्स फ्रॉम प्लम्बम। आयरन का Fe कम्स फ्रॉम फेरम। गोल्ड का Au कम्स फ्रॉम ऑरम। कॉपर का Cu कम्स फ्रॉम क्यूब्रम, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सिल्वर का Ag कम्स फ्रॉम आर्जेंटम। तो ऐसे बहुत स्पेसिफिक symbolic representations है which have been discovered and taken from their Latin name. ये common names नहीं है, basically it's their Latin names या फिर German names भी हम लोग कहते हैं। कुछ कुछ German है, कुछ कुछ Latin है। Fine? Now अब बात करते हैं मासेस। साइज हमें पता है, एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है, हम उसे नैनोमीटर में कंसिडर करते हैं, है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। लेकिन मास क्या होता है एटम्स का, यहाँ पे डेल्टन जी ने हमारी बहुत मदद करी। अगर डेल्टन जी मदद नहीं करते तो हम फ्रैक्शंस में मासेस को याद करते रहते विच इज नॉट एट ऑल कन्वीनियंट टू यूज। आज के टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स। उनका फ्रैक्शन में मास याद करना और उनको यूज करना, अप्लाई करना वुड बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड नॉट कन्वीनियंट। तो ये चीज डेल्टन जी को समझ में आ गई थी और उनको लगा कि भाई यार ये तो नहीं हो पाएगा, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना इन मासेस को हम लोग होल नंबर में निकालते हैं, सिंपल फिगर्स में निकालते हैं। और वो सिंपल फिगर्स में निकालते टाइम उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास का इस्तेमाल करा। रिलेटिव बोले तो किसी से रिलेट करते हुए दूसरे एटम्स का मास जब कैलकुलेट हुआ, किसी के रेफरेंस में हमने रखते हुए दूसरे एटम्स का मास कैलकुलेट करा, तो उन एटम्स के मासेस को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। नाउ रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है, आफ्टर द कैलकुलेशन उन्होंने देख लिया कि भाई कार्बन इज द कार्बन 12 आइसोटोप जिसका कार्बन मास 12 है। इस एटम को अगर हम रेफरेंस में रखते हैं, इसके एवज में अगर हम दूसरे एटम्स का मासेस निकालते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी अप्रोप्रिएट, एकदम सही मासेस निकल के आ रहे थे। तो फ्रॉम ऑल दैट कैलकुलेशन ही कम्स अप विद द टेबल। उन्होंने होल नंबर में मासेस दिए। हाइड्रोजन का मास आपको फ्रैक्शन में याद नहीं करना है, इट्स जस्ट 1U और 1 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, उसको शॉर्टकट करके लिख दिया है U, ठीक है। और छोटा छोटा करते जा रहे हैं सब लोग, तो AMU लिखो या U लिखो, एक कोई गाल है। कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16। अब क्या तुम लोगों को क्वेश्चन में एटॉमिक मासेस दिए जाएंगे? मोस्टली यस, ज्यादातर आप लोगों को एटॉमिक मासेस क्वेश्चंस में प्रोवाइड करे जाते हैं इन योर एग्जाम्स। परंतु इफ दे डू नॉट गिव यू एटॉमिक मासेस, तब क्या करोगे? तो उस केस के अंदर आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक 2
learn or calculate basically atomic mass. ठीक है, एटॉमिक मास याद करने के लिए एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए. अगर एटॉमिक नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो उस केस के अंदर एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू विल डू, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल सोडियम 11 है ना, तो 11 इज द ऑड नंबर, ऑड है, एटॉमिक नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे विच गिव्स यू 23U. सोडियम का मास इज 23U. वाला, isn't it easy peasy lemon squeezy? yeah, so ये निकल के आया 23. अगर इवन है तब क्या करेंगे, अगर एटॉमिक नंबर इवन है, इन दैट केस एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 12 विच इज इवन नंबर, तो 2 into 12 कर दो, दैट गिव्स यू 24. मैग्नीशियम का 24U. ऐसे ही आप लोग मासेस कैलकुलेट कर सकते हो अगर मास नहीं दिया तो, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शंस को याद रखेंगे. ठीक है, एक्सेप्शंस लाइक क्लोरीन का मास डायरेक्टली याद करना है, हाइड्रोजन का डायरेक्टली याद करना है, नाइट्रोजन का डायरेक्टली याद करना है, बेरिलियम का डायरेक्टली याद करना है. ठीक है, या सो आर्गन का याद करना है. सो दीज आर सम मासेस जो आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे. cool. Now moving on to atoms exist कैसे करते हैं. देखो कुछ I told you may और may not exist वाला केस होता है. मोनो एटॉमिक अगर है तो वो एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये हमारे ब्रह्मचारी एलिमेंट्स है which exist alone. मजा है उनके लिए, लाइफ इज लाइक सिंगल होना चाहिए तभी मजा है. सो दिस इज हाउ दे आर स्टेबल, लव टू स्टे सिंगल, नेवर रेडी टू गेट मिंगल वाला सीन है उन लोगों का. लेकिन उसके अलावा क्या, जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकते, जो नोबल गैसेस नहीं है, उसके अलावा भी तो कितने सारे एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे. सो दे एग्जिस्ट ईदर इन फॉर्म ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि रिमोट है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स, आयंस एग्रीगेट होते हैं. एग्रीगेट होके वो एक ऑब्जेक्ट आपको मिलता है. फाइन. सो अ मॉलिक्यूल और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ मैटर, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वी सी देम. लेकिन ये मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आयंस क्या होते हैं. सो इन दैट केस मॉलिक्यूल्स अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं. दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं. राइट, सो दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब H और H आपस में मिलके H2 बनाते हैं, ये एज अ गैस एग्जिस्ट करता है. ऐसे ही पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, Cl2, I2, F2, O3, ओजोन, ये सब मॉलिक्यूल्स का पार्ट है विच एग्जिस्ट as well as they show their properties in nature. उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट वजूद होता है ना. ओके, सो नाउ मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जहां पे सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं. ठीक है, जैसे कि H2, N2, O3, S8, P4, I2 and so on and on and on, F2, बहुत सारे. On the other hand, molecules of compounds क्या होते हैं, molecules of compound जहां पे different atoms combine होते हैं, different atoms combine हो रहे हैं, जैसे कि H2O, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड,
sugar C6H12O6, glucose glucose is C6H12O6, sugar C12H22O11 and so on and on and on. Right? So compounds में जब different atoms combine होते हैं chemically, they give you compounds. जब different same atoms combine होते हैं chemically, they give you molecule of element. इनसे आपके पास question आता है atomicity का. Atomicity is the simplest thing that you can calculate in your paper. Atomicity का मतलब है किसी भी molecule of element या molecule of compound के formula में कितने total number of atoms है उसको add करो और वही तुम्हारा आंसर है. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ग्लूकोज के अंदर इन ग्लूकोज व्हाट इज द एटॉमिसिटी, बट ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूला स्पून फीड नहीं करते हैं. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एटॉमिसिटी आप मक्खन निकालोगे, तो ज्यादातर आप लोग को फॉर्मूला स्पून फीड नहीं करा जाता है. तो अगर आपको पता है फॉर्मूला C6H12O6 तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स ही तो ऐड करने हैं, 6 ऑफ कार्बन, 12 ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 ऑफ ऑक्सीजन, दैट गिव्स यू 24. एटॉमिसिटी ग्लूकोज की कितनी है? 24. ऐसे ही अगर मैं बात करूं ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता और आप गलती से O2 लिखा है तो आप एटॉमिसिटी 2 लिखाओगे, जबकि ये सही नहीं है. ओजोन की एटॉमिसिटी होती है 3 विच इज ट्राई एटॉमिक. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला O3 है जिसमें 3 एटम्स है. समझ लो. नाउ एटॉमिसिटी अगर हम बात करते हैं सिर्फ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी की, सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली, तो यहां पर एटॉमिसिटी 5, 6, 7 डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ये नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में 5, 6, 7 की एटॉमिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि ऐसा केस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कतई ही नहीं है. कोई लिमिट नहीं है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में, आप लोगों को ऐसा कोई नोट नहीं है, कोई लिमिट नहीं होगी. राइट. नाउ कमिंग अप टू मॉलिक्यूल्स की हम बात ही कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के मासेस की बात भी करेंगे, क्योंकि एटम्स के मासेस को हम एटॉमिक मास कहते हैं तो मॉलिक्यूल्स के मासेस को मॉलिक्यूलर मासेस बोलते हैं. मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए हर एक एटम का मास हम लोग ऐड करते हैं जो भी उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. नाउ लेट्स से कि मेरे पास मॉलिक्यूल वाटर है. इट्स मॉलिक्यूल ओनली ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है बट इट्स अ मॉलिक्यूल. वाटर का फॉर्मूला H2O. इसमें जितने भी एटम्स है उनके एटॉमिक मासेस को हम लोग सम अप करेंगे, ऐड करेंगे. तो यहाँ पे 2H, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. एक हाइड्रोजन एटम का मास 1U होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 into 2. ठीक से. एक ऑक्सीजन एटम का मास 16U होता है, तो हमें एक ही ऑक्सीजन एटम का मास चाहिए. बस इनको यहाँ पे ऐड कर दो. 2 मास हो गया 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का 16, ओवरऑल दैट गिव्स यू 18U. दैट्स योर आंसर. यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा. सो दैट्स 18U मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. ऐसे ही यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाला है. सल्फर का 32 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है. नाउ इन दिस वन 2 हाइड्रोजन है तो 1 into 2 प्लस कितना सल्फर? 1 सल्फर जिसका मास 32. कितने ऑक्सीजन? 4 जिनका मास है, एक एटम का मास 16 है तो 4 का कितना होगा? 4 into 16. सिंपल यूनिटरी मेथड है ना. इट्स अ सिंपल यूनिटरी मेथड. सो ओवरऑल दैट गिव्स यू 28. देखो यहाँ पे जो दिया है वो ग्राम्स पे दिया है, तो हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे. अगर आपको सिंपल मॉलिक्यूलर मास पूछे तो आप यहाँ पे 98U देकर आओगे, ये बात ध्यान रखना. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू जस्ट द मॉलिक्यूलर मास और क्वेश्चन आया कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप वहां पे 98U लिख कर आओगे. अगर क्वेश्चन में आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तब आप जाके 98G दोगे. क्लियर है ना? दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द यूनिट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट आयंस. आयंस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. कैसे होते हैं आयंस? तो आयंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आपके पास 2 आयंस होते हैं. एक होता है कैटायंस, एक होते हैं एनायंस.
केटाइंस होते हैं पॉजिटिव, एनाइंस होते हैं नेगेटिव. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन एन आयन, उसके बेसिस पे देयर आर ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड सिंपल आयंस and other is called polyatomic ions. पॉली बोले तो मेनी, ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे कि सल्फेट, अलग अलग एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके सर पे एक कॉमन चार्ज है, तो ये पॉलीएटॉमिक का पार्ट है. ऐसे ही नाइट्रेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, OH1 भी इसी में ही आएगा. अमोनियम NH4+1 भी इसी का पार्ट है. कार्बोनेट CO3 2- बाइकार्बोनेट HCO3 1- एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो ये पॉलीएटॉमिक का पार्ट हुए. सिंगल एटम, एक एटम के ऊपर अगर चार्ज है तो उसे हम सिंपल आयंस कहेंगे, या फिर हम उसे मोनोएटॉमिक आयंस भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोराइड Cl1- Na+1 Ca2+ एंड सो ऑन एंड ऑन. नाउ एज आई टोल्ड यू, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज दो तरह के चार्ज होते हैं किसी भी आयन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, केटायन, एनायन. पॉजिटिव कब बनेगा? जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. नेगेटिव कब बनता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. जैसे कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, दैट फॉर्म्स क्लोराइड आयन. फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, दैट बिकम फ्लोराइड आयन. ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, दैट फॉर्म ऑक्साइड आयन एंड सो ऑन. जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं. जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायंस बनाते हैं. तो इसीलिए तो मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव होता है Na+1, एल्यूमिनियम 3+, Fe2+, कॉपर +1 या +2, है ना, आयरन +2 या +3, मैग्नीशियम हो गया 2+ एंड सो ऑन, है ना. तो इसीलिए तो मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं एंड दे टर्न देमसेल्व्स इनटू पॉजिटिव चार्ज्ड आयन कॉल्ड एज केटायन. अब जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस तैयार है तो दे आर वेरी ईगर टू कम क्लोज. पॉजिटिव केटायन, नेगेटिव एनायन. ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्शन क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. आयंस के बीच में अगर अट्रैक्शन होके बॉन्ड बनता है तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज आयनिक बॉन्ड. इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड. उससे आपको मिलता है आयनिक कंपाउंड. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. यहाँ पर आपको ओवरऑल टेबल दिया है जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस का जिक्र करा है, सिंपल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सारे आयंस यहाँ पे मेंशन्ड है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कीप इट सेफ विद यू फॉर योर पेपर्स. जितने भी इंपॉर्टेंट वंस है फॉर योर पेपर दे हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. अरे बॉस, ओके. सिंपल है, सिंपल में पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉली सब मिक्स है. Now, talking about valency. Valency आपको क्या देता है? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. एक तो डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है 1 to हाफ मार्क का, और वो आपको एक कंपाउंड दे देगा और उसमें एलिमेंट्स की वैलेंसी पूछता है. वैलेंसी इज नथिंग बट इट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द पावर ऑफ एन एलिमेंट. एक एटम का कितना कंबाइन होने का पावर है. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं वाटर के अंदर, तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो इसका वैलेंसी हो गया 2. एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो इसका वैलेंसी हो गया 3. एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसका वैलेंसी हो गया 4. और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है तो क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 हुआ, हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 हुआ. समझला? अरे बॉस, So let's move on. यहाँ से क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली डेफिनेशन, और डेफिनेशन भी आपके एमसीक्यू के अंदर पूछ लेता है या 1 वर्ड में भी पूछ लेता है. नाउ बेस्ड अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी 1 वाले दीज आर द एलिमेंट्स पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज पॉलीएटॉमिक, है ना. कॉपर +1, H+1, ये जो वैल्यूज है चार्ज के अंदर ये क्या है भाई? दिस इज नन अदर देन वैलेंसी. वैलेंसी का ही नंबर है. कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, कॉपर का 2 है, आयरन का 2 है, लेड का 2 है, जिंक का 2 है. इसे हम डाईवैलेंट भी कहते हैं. व्हाट वी कॉल
डाइवैलेंट मतलब जिनके ऊपर 2+ चार्ज, मोनोवैलेंट जिनके ऊपर 1+ चार्ज होता है, जिनका 3 चार्ज होता है इन्हें ट्राइवैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर पॉलीएटॉमिक भी है एंड सिंपल आयंस नेगेटिव भी है, बेस्ड अपॉन दी वैलेंसीज इन्हें हमने डिवाइड करा है। सब क्लियर? all clear, crystal clear? Okay, I want happy faces right now guys. कदी हाजिर दिया करो। चलो नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मूला मेकिंग, जो अभी हम लोग पिछले सेशन में करके आए हैं। अगेन इफ यू हैव मिस्ड इट सो यू कैन डू चेक दैट आउट। तो अभी हम लोग रिवाइज करें। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है जहां पे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड को विद इट्स प्रॉपर कॉम्पोजिशन, प्रोपोर्शन के अंदर। पानी का फॉर्मूला H2O, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रोपोर्शन एब्सोल्युटली फिक्स्ड है। तो वही बात हुई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लूकोज, शुगर, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है? दीज आर ऑल केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें झक मार के फॉलो करने ही पड़ेंगे। आई नो स्कूल के तो रूल्स तुम लोग सबसे पहले तोड़ते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला रूल कहता है अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके कंपाउंड बनता है, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके कंपाउंड क्रिएट नहीं करते, बिकॉज दे repel each other. Very obvious ना, it's very obvious. Positive positive दुश्मन, negative negative दुश्मन, positive negative friends या more than friends. तो जब भी चार्जेस होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे, ओवरऑल इट बिकम्स शून्य, 0 हो जाएगा। जैसे कि Na+1 है, Cl1- है ना, तो +1 1- गिव्स यू शून्य, तो ओवरऑल दैट चार्ज कम्स आउट टू बी 0 और वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है। हम लोग कभी भी ClNa नहीं लिखते हैं, हम लोग हमेशा NaCl लिखते हैं। काहे भाई? हम लोग क्यों Cl नहीं लिखते? हम लोग हमेशा KCl लिखते हैं। Why is that so? It's just because according to the rule हम पॉजिटिव वैलेंसी को पहले लिखते हैं, मेटल्स पहले, नॉन मेटल्स बाद में। पॉजिटिव comes first followed up with the negative, ठीक है। Now थर्ड रूल कहता है कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन है, अभी हम पॉलीएटॉमिक आयन को रिवाइज करके आए हैं, अगर पॉलीएटॉमिक आयन है इन दैट केस रिस्पेक्टफुली उसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कैल्शियम 2+ होता है, हाइड्रोक्साइड OH1- होता है। तो ये पॉलीएटॉमिक है, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद करा, प्लस पहले नेगेटिव बाद में, क्रिस क्रॉस करते ही Ca के आगे OH का वैलेंसी आएगा, OH के आगे 2 का वैलेंसी आएगा, 1 हम लोग शो नहीं करते, तो ओवरऑल द फॉर्मूला वुड बी CaOH होल ट्वाइस। नाउ अगर पॉलीएटॉमिक आयन हमारा एक है तो हमें ब्रैकेट नहीं शो करना, और 1 तो वैसे भी हम लोग शो नहीं करते। तो यहाँ पे क्या था? Na+1 था, OH1- था। अब जब हमने क्रिस क्रॉस कर दिया दैट गिव्स यू Na1 OH होल 1। 1 जब हम शो नहीं कर रहे तो ब्रैकेट लगाने का जरूरत ना ही है भाई। सो डायरेक्टली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला है किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। Na+1 Cl1- NaCl, K+1, K के ऊपर क्या होता है? +1 चार्ज, ब्रोमाइड Br1-। और जो अभी वहां बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये कैसे याद करें, ये टेबल कैसे याद करें, इन टेबल्स को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। एक तरफ फॉर्मूला मेकिंग के लिए चार्ट बना लो, दूसरी तरफ ये आयंस लिख लो। फॉर्मूला बनाते टाइम उन आयंस को की हेल्प लो, उस चार्ट की हेल्प लो फॉर्मूला बनाने के लिए, और जितने फॉर्मूलाज आप बनाएंगे उतनी जल्दी आपको वो आयंस याद होंगे। मैंने भी ऐसे याद करा था। सो दैट्स द वेरी सिंपल वे एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कभी नहीं भूलोगे।
हाइड्रोजन +1, क्लोराइड 1 माइनस, 1 and 1 आएगा बट वी डू नॉट शो, सो इट गिव्स यू HCl. बेरियम ऑक्साइड, बेरियम का होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Ba है ना, एंड इट इज 2+. ऑक्साइड होता है 2 माइनस, तो जब हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं दैट गिव्स यू Ba2O2. सिंप्लीफाई करो, यहाँ फाइनल आंसर मत छोड़ देना वरना गलत हो जाएगा. दैट गिव्स यू BaO एज योर फाइनल आंसर. ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का फटाफट से मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा. ओ मेरे धुरंधरो, जल्दी से बता दो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा. छेती छेती, क्विकली. Ca2+ O2-, और जैसे ही हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं Ca2O2, 2 and 2 कैंसिल होगा, दैट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड CaO. CO2O2 पे मत छोड़ाना, वो गलत होगा, 0. फाइनल आंसर आपका ये होना चाहिए विच इज CaO, which is calcium oxide. Right? Okay. Now it's a homework. होमवर्क देंगे तो नेक्स्ट टाइम यू माइट गेट अ चांस टू कम ऑन स्क्रीन. तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर आंसर्स इन चैट बॉक्स एंड प्लस सही होना चाहिए. ठीक है, सही होगा तभी स्क्रीन पे आएगा. सो राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सिर्फ यही खत्म नहीं हो रहा, उसका वैलेंसी मेंशन करो. हर एक एलिमेंट का इस फॉर्मूला में जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उन सब का वैलेंसी आपको मेंशन करना है. तो प्रॉपरली लिखना so that we can take a screenshot of that. So धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली बैठने के लिए, रिवीजन करने के लिए. बट दिस सेशन वर्क्स वंडर्स. अगर आप एक बार में बैठ के पूरा रिवीजन करते हो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करोगे. एंड अब जाके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यू कैन डू इजिली. ये रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो इन योर NCERT बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. In fact, in-text questions भी हम इसके कर चुके हैं. So if you want to solve those questions, you can join that session also. आप वो वाला session देख सकते हो, which we have already done. Now, आप लोगों को मैं मिलूंगी on my Insta channel as well as on Telegram channel, Telegram group. So you will find more knowledgeable videos also there. And please do not forget to hit the bell button. Subscribe this channel so that आपके पास जितना भी यहाँ से videos आ रहा है, you get the first notification and you will not miss out any important stuff. So thank you guys. Do comment your homework. है ना, जल्दी से अब कमेंट कर दो अपना होमवर्क का आंसर. एंड इफ यू वांट समथिंग एल्स आल्सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. थैंक यू गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी ऑलवेज. दिस इज मी राशिदा सचदेव. बाय गाइस, फिर मिलेंगे चलते चलते.